राकेश फ्रटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही स्पेशल होगी उन विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है। वो विशेष रूप से इस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज हम जो लेकर आए हैं वो है जो 5 तारीख का जो पेपर था उसका एनालिस। जो नेशनल जीके है उसके जो भी प्रश्न बने हैं, जो भी 5 तारीख की दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर सहित। तो आप बिल्कुल, मैं उनके बारे में जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर तो दूंगा। उसके आसपास के जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी आज बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला जो प्रश्न आया था वो कुछ ऐसा आया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी को पता है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 क में है। इनका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 51 क में, आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा आया था कि भारत में 2023 ओलंपिक आईओसी की मीटिंग कहाँ होगी। तो 2023 की जो ओलंपिक की जो मीटिंग होगी वो मुंबई में होगी, आपको बिल्कुल याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। अब एक प्रश्न ये पूछा गया था कि सारे गामा माँ के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल था और किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको पता है कि वो अष्टक नियम जो पीरियोडिक था वो था अष्टक नियम, जो 8 नियम उसने बनाए थे। और जो वैज्ञानिक था वो था न्यूलैंड्स जिसने कि यह नियम 1865 में दिए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है कि महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो वह समानता का अधिकार का हनन होगा। और जो समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 के तहत हमें मिल जाएगा। तो आपको ये पढ़ लेना है एक बार पूरा ही। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है। तो आपको पता है अंडमान निकोबार में एकमात्र हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। और इसी में एक प्रश्न पूछ लेता कि यहाँ एक भारत की जो प्रसुप्त ज्वालामुखी वो कहाँ है। आपको याद रखना है कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वह है नारकोंडम द्वीप में है। जो बैरन द्वीप में क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, और प्रसुप्त ज्वालामुखी पूछे तो नारकोंडम में। अभी ये प्रश्न बन जाता है, पूछ सकता है अगले एग्जामों में, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा वो पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो कोई भी नहीं, जैसे भी पूछे तो हमें पता है कि CO2 है, तो CO2 में कार्बन का एक तत्व होता है, एक अणु होता है, और ऑक्सीजन के दो। अगर ऑक्सीजन के पूछे तो दो और कार्बन के पूछे तो एक। ठीक, आपको कुछ इस तरह से याद रख लेना है कि ऑक्सीजन के दो, कार्बन का एक तत्व होता है। अब जो अगला प्रश्न है वो देखना ये है कि कौन सा त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थे पोंगल त्योहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो अच्छा, एक प्रश्न इसी में अगर पूछ ले कि 13 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आपको याद करना है कि लोहड़ी लोहड़ी मनाया जाता है, वो 13 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है, अगर ये पूछे ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दें अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि 1935 की अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था। जो 1935 का जो अधिनियम था उसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। जो ये 1935 का अधिनियम था, इसको दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको क्या किया था कि इसे केंद्र में, जो 1935 का अधिनियम है इसमें केंद्र में समाप्त कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था। और राज्य प्रांतों में इसे लागू कर दिया गया था, आपको याद रखना है कि केंद्र में तो इसे समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों में इसे लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि ISSF 2022 की हाल ही में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको याद रखना है कि मनु भाकर ने 2022 की जो 10 मीटर एयर पिस्टल थी उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था।
अगला प्रश्न देखिए, 1957 में किसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो आपको याद रखना है कि 1957 में जो पंचायती राज की जो हुई थी व्यवस्था, उसको बलवंत राय मेहता समिति ने इसको सुझाव दिया था। और इस पर थोड़े से दो चार इसके इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं वो बता दूं मैं आपको। तो जो पहली जो पंचायत व्यवस्था हुई थी वो थी 2 अक्टूबर 1959 को। तो 1959 को पहली नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। दूसरी जो पंचायत व्यवस्था करी गई थी वो आंध्र प्रदेश से करी गई थी, आंध्र प्रदेश से। और पंचायत जो है, पंचायतों का जो जिक्र है वो भाग 9 में है, भाग 9 में आपको याद रखना है। और जो नागौर में जो की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी जो शुरुआत की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह जो पंचायत है वो अनुच्छेद अगर पूछे तो आपको बता देना है 243 में आते हैं, अनुच्छेद 243 में। और इसे संवैधानिक अगर अनुसूची पूछे तो यह 11 और 12 में है पंचायत का जिक्र। और इसे संवैधानिक दर्जा 73 और 74 आर्टिकल में दिया गया है। आपको इसके जो प्रश्न है वो भी साथ ही साथ आपको रिपीट करने हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो आ चुका है, हो सकता है इसके इर्द गिर्द के जो भी प्रश्न हैं वो अगली शिफ्ट में पूछ ले। तो अगला प्रश्न देखना, यह है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च की थी? टोयोटा। ग्रीन हाइड्रोजन की जो पिछली क्लास है उसके बारे में मैंने पूरा बताया था, कहाँ इसकी शुरुआत की गई है, गुजरात से, और नरेंद्र मोदी ने की थी। तो वो पिछली क्लास एक बार जरूर देखें, इस पर एक प्रश्न पूछ भी लिया गया है, मैंने 2 ही क्लास बनाई है, एक प्रश्न तो आ भी गया है। अब देखना अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत GATT का सदस्य कब बना? तो आपको याद रखना है कि जब गेट की स्थापना हुई थी 8 जुलाई 1948 को, तभी से भारत इसका सदस्य है। लेकिन अब जो गेट है उसको पुनर्निर्माण कर लिया गया, इसका जो गेट है उसका पुनर्निर्माण कर लिया गया है। और इसे WTO के रूप में अब जाना जाने लगा है, WTO के रूप में। और यह शायद नहीं, कन्फर्म है कि 1 जनवरी 1995 से इसे WTO के रूप में जाना जाने लगा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली में है? तो आपको याद रखना है कि यह द्रविड़ शैली में है। तमिलनाडु की जो भाषा तमिल है वो किस शैली में है? तमिल शैली में। इस पर देखना 2-4 प्रश्न आ जाते हैं कि जो तमिल तमिल है उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में भी जाना गया है। तमिल है वह क्या है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना गया है। और जो शास्त्रीय भाषा हैं हमारे भारत में वो 4 ही हैं। 4 कौन कौन सी हैं? पहले तो देखना तमिल, तमिल बनी 2004 में शास्त्रीय भाषा। फिर अगली बनी संस्कृत, संस्कृत जो शास्त्रीय भाषा बनी वो बनी 2005 में, 2005 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा बन गई। फिर अगली जो है वो तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ ये जो बनी वो 2008 में बनी। और फिर जो है वो है मलयालम। 4 नहीं 6 हैं भाषाएं, सॉरी, शास्त्रीय जो भाषाएं वो 6 हैं। तमिल बनी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, फिर मलयालम, मलयालम जो बनी वो बनी 2013 में। और उड़िया, उड़िया बनी 2014 में। आपको याद रखनी है कि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। और जो तमिलनाडु की जो शास्त्रीय भाषा वो तमिल है, तमिल सबसे पहली भाषा है जो 2004 में बनी। फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में बनी है। आपको याद रखना है 6 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रख लेना है नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखना, पैराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता है कि त्वचा रोग, त्वचा कैंसर या फिर स्किन कैंसर कह सकते हैं, पैराबैंगनी किरणों से होता है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? पैराबैंगनी किरणों का। अगला देखना, पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है? वैसे तो पौधे देखना ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन कभी कभी रात के समय जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान जो है सभी श्वसन के दौरान पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। श्वसन प्रक्रिया में सभी सजीव प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु पौधे जब भोजन बनाने की जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, उसमें क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न देखना कुछ ऐसा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 में, भाग 4 से, और ये लिए किससे हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका विवरण है, और भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखना, नदी समुद्र में मिलने से पहले कई भागों में बट जाने को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसे कहते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिका कहेंगे इसे। जो नदी है अगर समुद्र में मिलने से पहले कई भागों में बट जाती है तो उसे वितरिका ही कहेंगे। अगला प्रश्न देखना क्या पूछा है। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन से रोजगार आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसमें कौन कौन से रोजगार आते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि व्यापार, यातायात, शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 चीजों का जिक्र किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ और राज्य सूची है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ये याद रखना है। 21 का प्रश्न देखना, जब महिला के स्थायी रूप से मासिक धर्म आना बंद हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज। अब अगला प्रश्न देखना, उच्च सदन कितने वर्षों में भंग किया जाता है। अब आपको पता है कि जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। हमारी जो संसद है उसमें संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा होती है वो उच्च होता है, और लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, ठीक। और राज्यसभा है वो आर्टिकल, राज्यसभा का जो है वो आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल 81 से संबंध है, और जो संसद है वो है अपनी आर्टिकल 79। संसद में आर्टिकल 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। जो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और यह कभी भी भंग नहीं होती। क्या होती है, ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती। उच्च सदन को हम भंग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखना, ये कि अनुच्छेद 15 में क्या आता है। अनुच्छेद 15 में क्या आता है, ऑप्शन थे आप, मैं सभी बता देता हूँ, ऑप्शन जो भी थे वो आप कर लेना। केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। देखना ये जो पेपर है वो ऑनलाइन बेस्ड था, ऑफलाइन पेपर नहीं था, इसलिए मैंने हाथ से बनाया इसको। ऑनलाइन जो बच्चों से पूरा कंसल्ट करके, पूरा एनालाइज करके, पूरे तथ्यात्मक रूप से पेपर बनाया है, एक भी कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है इसमें। 1990 के सुधार किससे संबंधित थे, तो आपको पता है कि 1990 के जो सुधार थे वो थे अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब एक प्रश्न ये पूछा गया था कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो इसके यूपी और उधर की जाती है, तो यह सूर्य देव और छठी माता की इसमें पूजा की जाती है। अब प्रश्न यह था कि अम्ल वर्षा, मानव रक्त, दांत के सड़ने के लिए पीएच का मान क्या है, तो ये कुछ मिलान करना था इसमें। अम्ल वर्षा थी, मानव रक्त था, दांत का सड़ना था, और यहाँ वो है, तो इसमें याद रखना है कि अम्ल वर्षा होती है वो उसका पीएच मान 4.0 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। दांत के सड़ने के लिए जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है। अब इसी में आप 2 पॉइंट और याद रखना, अम्ल वर्षा का तो 4.0 होता है। जो स्वच्छ वर्षा होती है, स्वच्छ वर्षा, उसका पीएच मान होता है, वो भी कुछ थोड़ी सी अम्लीय होती है, और उसका पीएच मान होता है 5.0 से 5.5 तक। आपको याद रखना कि स्वच्छ वर्षा का पीएच मान है वो है 5.0 से 5.5, और मानव रक्त का 7.4, तो मानव शरीर का
मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से 7.45 तक। अब याद रखना है, मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक। स्वच्छ वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.0 से 5.5 तक। अम्ल वर्षा जो है वो 4.0 तक। और मानव रक्त 7.4, दांत के सड़ने के लिए 5.5 से कम के लिए। अगला प्रश्न देखना क्या पूछा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको याद रखना है वो हमेशा ही द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं। अगली देखना, पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित की जाती है? तो आपको याद रखना O2 गैस, ऑक्सीजन हमेशा छोड़ते हैं। और एक प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कि केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? देखना, प्रोकैरियोटिक जो है उसके ऊपर मैं 2-4 प्रश्न बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक, इसमें 70S टाइप के जो है प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। राइजोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या है, डीएनए जो है, इसमें डीएनए जो है वो हिस्टोजन हिस्टोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, प्रोटीन से संबंधित है। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। डीएनए जो है हिस्टोजन प्रोटीन से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। देखना क्या क्या नहीं पाया जाता। इसमें क्या है, गोल्जी काएं नहीं पाई जाती। एक तो गोल्जी काएं नहीं पाई जाती है, गोल्जी काएं। दूसरा, अंतःद्रवी क्रियाएं कोशिका, अंतःद्रवी जो जालिका होती है वो भी नहीं पाई जाती, अंतःद्रवी जालिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और इसमें तारकाय भी नहीं पाए जाते, तारकाय, तारकाय भी नहीं पाए जाते। ये क्या होती है कि एक कोशिकीय कोशिका है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका है। आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक के बारे में बता दिया कि 70 प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। डीएनए जो है वो हिस्टोजन प्रोटीन से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता? अगला प्रश्न पूछ सकता है, या फिर आपको ध्यान रखना है कि गोल्जिका नहीं पाई जाती, अंतःद्रवी जालिका नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तारकाय नहीं पाया जाता। और ये हमेशा ही क्या होती हैं? एक कोशिकीय कोशिका होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में जो मुड़ाव का कारण होता है वो क्या होता है? अपरदन। आप याद रखना, नदी सीधी सीधी नहीं चलती, नदी ऐसे 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 चलती हैं। और जो नदियों में मुड़ाव का जो कारण होता है वो होता है हमेशा ही अपरदन। एक प्रश्न है कि फिस्ट किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो आपको याद रखना, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 फिस्ट किण्वन से बनते हैं। कोयला, पेट्रोल, एलपीजी किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको याद रखना कि कोयला, पेट्रोल, एलपीजी गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिसको बनाने में, रिफ्यूज करने में लंबा समय लगे, मतलब इनको बनने में 200, 400, 500 वर्ष तक लग जाते हैं। जबकि नवीकरणीय संसाधन जिसे हम आसानी से दोबारा से बना सकें वो होते हैं जैसे सूर्य ऊर्जा, ताप ऊर्जा, वायु। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब है कि अगला प्रश्न कि महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो आपको याद रखना है कि वो कहाँ होगी? भारत में आयोजित होगी। तो जो 5 तारीख थी उसके मैंने जीके के प्रश्न लिए हैं, और अगली क्लास में हम इसकी करंट जीके, मैथ, उसका भी मैं पूरा एनालाइज, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप अपने चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।